हेलो बच्चों, इग्नो के स्टडी सेंटर निर्माण कैंपस सुनाम 2281 में आप सभी हिंदी छात्रों का, हिंदी विद्यार्थियों का हिंदी की कक्षा में मैं डॉक्टर हरिंदर कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, इससे पूर्व जो हमने वीडियो लेक्चर आपको भेजा था उसमें हमने कोर्स कोड BHDLA की 137 के यूनिट 2 पर हमने विचार विमर्श किया था, जिसमें हमने बात की थी उच्चरित और लिखित भाषा पर और संप्रेषण के तत्वों पर। बच्चों, आज की जो वीडियो लेक्चर है यह उसी कोर्स कोड BHDLA 137 की अगली इकाई यूनिट 3 और यूनिट 4 पर बनाई जा रही है। इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से आप आंगिक भाषा और संप्रेषण यूनिट 3 इकाई 3 आंगिक भाषा और संप्रेषण के बारे में पढ़ेंगे और इसी के साथ संप्रेषण के जो विविध रूप हैं जो आपको पाठ्यक्रम में इकाई 4 में निर्धारित किए गए हैं, उनके बारे में भी हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो बहुत ध्यान से इस वीडियो लेक्चर को बेटे आपने सुनना है और समझना है। तो बात करते हैं बेटे आंगिक भाषा और संप्रेषण की। हमने पिछली इकाई में मैंने आपको ये बताया कि उच्चरित भाषा और लिखित भाषा भाषा के दो रूप हैं, लेकिन इसके साथ साथ आंगिक भाषा वो क्या होती है। आंगिक भाषा का प्रयोग हम कब करते हैं, कहाँ करते हैं, और भाषा में आंगिक भाषा कैसे सहायक सिद्ध होती है। सबसे पहले तो मैं बेटे सरल शब्दों में आपको आंगिक भाषा का अर्थ बता देना चाहता हूँ कि आंगिक भाषा का अगर मैं साधारण शब्दों में आपको बताऊँ तो जब हम अपने शरीर के विभिन्न अंगों का प्रयोग कर या अपने शरीर के किसी एक अंग का प्रयोग कर हम किसी दूसरे को कोई बात समझाने की कोशिश करते हैं या कोई बात समझाते हैं, तो वहाँ हम क्या कहते हैं कि हमने आंगिक भाषा का प्रयोग किया। यहाँ पर हम ना तो बोले, उच्चारण हमने मुख से किसी चीज़ का नहीं किया, किसी शब्द का उच्चारण हमने नहीं किया, और ना ही हमने भाषा के लिखित रूप का प्रयोग किया, अपितु हमने अपने शरीर के किसी अंग का प्रयोग कर इशारे से किसी दूसरे को अपनी बात जो है वो समझा दी। अब ये जो इसको कुछ उदाहरण देके आपको समझाता हूँ। जैसे अब अगर किसी जानवर की उदाहरण मैं आपको दूँ, है ना, तो मान लीजिए कोई जानवर है, कुत्ता है। अगर वो जानवर आपको जानता है, आपको जानने का अर्थ क्या है कि वह आपसे परिचित है, आप उसको दूध रोटी डालते हो, तो जब भी वह आपके पास आएगा तो पूंछ हिलाने लगेगा। इसका अर्थ क्या है कि वह आपको प्यार करता है। प्यार करने का अर्थ क्या है कि उसे पता है कि यह यहाँ से मुझे कुछ ना कुछ खाने को मिलेगा। ठीक है। और इसी प्रकार अगर हम मनुष्यों की बात करें, मानव की बात करें, तो मानव आंगिक भाषा का प्रयोग कैसे करता है। मान लो कोई आपके घर में आया और आपने हाथ जोड़ दिए। हाथ जोड़ दिए मतलब आपने उसका स्वागत किया, उसका वंदन किया, उसका अभिनंदन किया, उसको वेलकम किया अपने घर में, है ना। और आपने कोई जा रहा है और जाते हुए को आपने ऐसे हाथ हिलाकर विश कर दी,
तो इसका अर्थ है कि आपने उसको अंतिम अलविदा, अर्थात जब वो जा रहा है उसके आपके घर से जाने विदा होने के जो अंतिम अलविदा है वो आपने उसको विश कर दिया। ठीक है, इसके बाद वो आपके घर से चला जाएगा, वो अपने घर चला जाएगा या जहाँ भी उसने जाना होगा वो वहाँ चला जाएगा। तो ये भाषा क्या है? ये भाषा है आंगिक भाषा। ठीक है, यहाँ हम क्या करते हैं, शरीर के विभिन्न अंगों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, बच्चा बार बार बोल रहा है, उच्चारण कर रहा है, तो माँ ने क्या किया या पिता ने क्या किया, उसको ऐसे कर दिया। तो इसका अर्थ क्या है कि चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। अब यहाँ तो माँ ने या पिता ने या परिवार के किसी सदस्य ने कोई उच्चारण नहीं किया और ना ही लिखित भाषा का प्रयोग यहाँ पे हुआ। दोनों बातें ध्यान रखनी है बेटे, ना उच्चारण हुआ और ना लिखित भाषा का प्रयोग हुआ, अपितु शरीर के अंगों का प्रयोग कर, शरीर के अंगों का प्रयोग कर माँ ने या पिता ने या परिवार के किसी सदस्य ने बच्चे को चुप होने का इशारा कर दिया। ठीक है, तो ये क्या है? ये है आंगिक भाषा। ये क्या है? आंगिक भाषा। तो जब हम, आप समझ गए होंगे कि जब हम ना तो उच्चारण करें और ना ही लिखित में अपनी बात कहें, अपितु अपने शरीर के विभिन्न अंगों के द्वारा, उनके प्रयोग के द्वारा जब हम अपनी बात किसी दूसरे को समझाते हैं, अपनी बात कहते हैं, तो हम उसे आंगिक भाषा कहते हैं। और संप्रेषण में यह भाषा भी सहायक जो है सिद्ध होती है। अब संप्रेषण में यह बात सहायक सिद्ध कहाँ होती है? ठीक है, अब मान लीजिए फौज है, आर्मी है, जंग लगी हुई है, तो जंग में या फौज में, आर्मी में एक कोडिंग भाषा सिखाई जाती है। ठीक है, कोडिंग भाषा का क्या अर्थ होता है कि जैसे आपने बहुत सी फिल्मों में भी देखा होगा कि एक फौजी ने सीटी बजाई और दूसरे को इशारा समझ में आ गया कि अब यहाँ कोई नहीं है, अब हमला करने का समय आ गया है। तो ये क्या है? ये कोडिंग भाषा है। यहाँ भी इशारे से एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति तक अपनी बात पहुँचा दी, जहाँ उसने ना तो लिखित और ना ही उच्चारण, दोनों का प्रयोग उसने नहीं किया। इस प्रकार की भाषा को गुप्त भाषा या आंगिक भाषा के इस रूप को गुप्त भाषा भी कहा जा सकता है। ठीक है, तो ये भाषा भी संप्रेषण में अधिक सहायी सिद्ध होती है। ठीक है, तो इसी प्रकार अगर आप देखिए, हम लोग इशारे से दाईं ओर मुड़ना है तो इस इशारा, बाईं ओर मुड़ना है तो उस तरह का इशारा, है ना। ऊपर है, मैं कहाँ जाऊँ, इशारा कर दिया कि सीढ़ी चढ़ो और ऊपर चले जाओ, है ना, बोला नहीं, इशारे से ही समझ लिया। ठीक है, तो यह भाषा भी जो है आंगिक भाषा, यह भी संप्रेषण में अपना एक विशेष स्थान और महत्व रखती है। ठीक है, तो भाषा का यह रूप भी आपके लिए समझना आवश्यक है। संकेत के माध्यम से किसी प्रकार का कोई संकेत हमने किसी को कर दिया, है ना, संकेत जो है, संकेतिक भाषा जो है, उसे भी आंगिक भाषा का ही एक रूप माना जाता है, या उसे भी आंगिक भाषा के अंदर ही सम्मिलित किया जाता है। अब बेटे बात करते हैं संप्रेषण के विविध रूपों की। संप्रेषण के विविध रूप जो हैं वो कौन कौन से हैं? अगर संप्रेषण के विविध रूपों की मैं बात करूं तो सबसे पहले हम बात कर सकते हैं साक्षात्कार की। साक्षात्कार, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, अंग्रेजी भाषा में क्या कहते हैं, इंटरव्यू। ठीक है, अब इंटरव्यू आ गया, संवाद, दूसरा डायलॉग्स, इंग्लिश में हम कहते हैं डायलॉग्स और हिंदी में संवाद, और तीसरा सामाजिक आदान प्रदान।
तो ये सब क्या है, यह संप्रेषण के विविध रूप हैं। अगर मैं बात करूं साक्षात्कार की, इंटरव्यूज की, साक्षात्कार कितने होते हैं, किस प्रकार के होते हैं, है ना, इस बात पर चर्चा की जा सकती है ना कि साक्षात्कार अक्सर हम लोग ये देखते हैं या अक्सर हमारे मन में यही बात होती है कि साक्षात्कार इंटरव्यू का मतलब जब हम किसी नौकरी के लिए जाते हैं तब हमारा इंटरव्यू साक्षात्कार होता है। उस कंपनी के अधिकारी, है ना, या उस सरकारी या प्राइवेट कार्यालय के अधिकारी जो हैं वो हमसे बातचीत करते हैं, हमारे बारे में पूछते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, साक्षात्कार कहते हैं, इंटरव्यू कहते हैं। लेकिन साक्षात्कार या इंटरव्यू किसी बड़े राजनेता, किसी कलाकार या किसी बहुत समाज सेवी व्यक्ति की भी होती है। वहाँ साक्षात्कार का रूप जो है वो अलग हो जाता है। इस प्रकार के साक्षात्कार में वह बड़ा राजनेता या कलाकार या समाज सेवी अपने जीवन के अनुभवों को हमारे साथ साझा करता है। तो साक्षात्कार, दोनों प्रकार के जो साक्षात्कार हैं उनमें अंतर है, ठीक है, उस दोनों प्रकार के साक्षात्कार में अंतर है। और एक टीचर, एक अध्यापक, वह भी अपने विद्यार्थी से साक्षात्कार कर सकता है या करता है। कैसे कि जो उसने पढ़ाया है वो वह उससे पूछ लेता है, उससे बैठ कर के उसका टेस्ट ले लेता है, तो वह भी साक्षात्कार की ही एक प्रक्रिया है, ठीक है। उसके बाद बेटे बात करते हैं संवाद की। संवाद क्या होता है? संवाद जिसे हम अंग्रेजी भाषा में डायलॉग्स, मैंने आपको बताया, डायलॉग्स कहते हैं। तो दो दोस्तों के बीच संवाद हो सकता है कि दो दोस्त जो हैं वो आपस में एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं, ठीक है। उसके विषय जो हैं वो अलग अलग हो सकते हैं कि किस विषय पर अपनी बातचीत कर रहे हैं, ठीक है। जैसे औपचारिक संप्रेषण, है ना, साक्षात्कार का पहला जो संप्रेषण है या पॉइंट है वो है औपचारिक संप्रेषण, ठीक है। औपचारिक संप्रेषण जब हम कहते हैं कि औपचारिकता के तौर पर दो दोस्त बैठे हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया, वो आपस में बातचीत कर रहे हैं, लेकिन यहाँ उनकी बातचीत जो है वह किसी बहुत गंभीर विषय पर नहीं, वह किसी बहुत गंभीर विषय पर नहीं है, अपितु साधारण बातचीत है, ठीक है। तो वहाँ हम क्या कहेंगे कि संवाद का ये जो रूप है यह साधारण है, ठीक है। यहाँ संवाद का जो रूप है वो केवल दो दोस्तों की आपसी वार्तालाप है, विचार है। उससे किसी धर्म का, किसी समुदाय का, किसी राजनीति का, अर्थ का या किसी सामाजिक विषय से वह बातचीत नहीं जुड़ी हुई है, ठीक है। तो संवाद जो है हम उसे भी संप्रेषण का एक सशक्त माध्यम जो है वो बोल सकते हैं। वास्तव में व्यक्ति जो है वो प्रातः उठने से लेकर के रात के सोने के समय तक वह संवाद जो है कभी कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में किसी न किसी से करता रहता है। चाहे यह संवाद उसके परिवार के किसी सदस्य से हो या उसका यह संवाद किसी कार्यालय के किसी व्यक्ति के साथ हो, अपने किसी सहकर्मी के साथ हो, या ये भी हो सकता है कि वो बाज़ार में कहीं कोई सामान खरीदने गया है तो वहाँ दुकानदार के साथ उसका कोई वार्तालाप हो। तो कहने का भाव ये है बच्चों कि संवाद जो हैं, वार्तालाप जो है, डायलॉग जो हैं, वह भी संप्रेषण का सशक्त माध्यम है, ठीक है। संवाद का ही एक रूप वार्तालाप है, संवाद का ही रूप है ना वार्तालाप, कि हम एक दूसरे से वार्तालाप कर रहे हैं तो मतलब संवाद कर रहे हैं, डायलॉग्स कर रहे हैं। अब हम कोई कहानी पढ़ते हैं, हम उपन्यास पढ़ते हैं। अब कहानी और अगर उपन्यास की मैं आपको बात बताऊं तो हम कहते हैं कि कहानी और उपन्यास के कुछ तत्व होते हैं,
है ना। आप हिंदी भाषा के विद्यार्थी हो, लिटरेचर के विद्यार्थी हो, आपने कहानियाँ पढ़ी हैं, उपन्यास पढ़े हैं, तो आपको कहानी और उपन्यास या नाटक इनके तत्वों के बारे में भी अवश्य पता होगा। तो जब हम बात इनके तत्वों की करते हैं तो वहाँ पर इन सब में एक तत्व जो है, वहाँ कहते हैं कि हम संवाद। कौन कौन से होते हैं तत्व? कथानक, चरित्र चित्रण, देश काल और वातावरण, संवाद, भाषा शैली, उद्देश्य, है ना, ये सब तत्व होते हैं ना। तो उसमें एक तत्व जो है वह संवाद भी निहित रहता है। क्यों? क्योंकि लेखक जो है, कहानीकार जो है, उपन्यासकार जो है, नाटककार जो है, वह अपने पात्रों के माध्यम से, अपने पात्रों के संवादों के माध्यम से अपनी बात जो है किस तक पहुंचाता है? पाठक तक पहुंचाता है। ठीक है। वो अब जो बात लेखक कहना चाहता है वह अपने पात्रों के माध्यम से, उनके संवाद के माध्यम से, ठीक है, उनके डायलॉग्स के माध्यम से वह पाठक तक पहुंचाता है। और अगर इसकी दूसरा जो संवाद का रूप है वह बेटे साहित्यिक या कला सांस्कृतिक विषयक संवाद। ठीक है। यह जो पहला हमने बातचीत की कि दो व्यक्तियों के बीच, दो दोस्तों के बीच का वार्तालाप, यह उसके बिल्कुल विपरीत है। यहाँ क्या है? साहित्य पर, संस्कृति पर, समाज पर या ऐसे ही किसी विषय पर जब चर्चा होती है, विचार विमर्श होता है, तो हम उस विचार विमर्श को साहित्यिक या कला सांस्कृतिक विषय संवाद की कोटि में रखते हैं। तीसरा, साहित्यिक कृतियों या फिल्म, नाटक आदि में सृजित संवाद। वो उदाहरण मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि किसी साहित्यिक पुस्तक या किसी फिल्म। अब फिल्म क्या है? फिल्म में एक हीरो है, एक हीरोइन है, एक विलन है। तो लेकिन जो फिल्मकार है, डायरेक्टर है, निर्देशक है, उसने उनके जो डायलॉग्स हैं उसके माध्यम से उसने उस फिल्म को बहुत उम्दा बना दिया। उम्दा बनाने का अर्थ क्या है? कि जो देखने वाला है, सुनने वाला है, श्रोता है, वह फिल्म, वह कहानी या उस कहानी में जो डायलॉग्स हैं, हीरो के डायलॉग्स हैं, हीरोइन के डायलॉग्स हैं, संवाद हैं, तो उसको वह पसंद आते हैं, है ना। तो अगला, ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में दो या दो से अधिक विद्वानों के बीच जो संवाद होता है वह भी। अब ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में कैसे? मान लो दो ऐसे विज्ञानी जिन्होंने कृषि के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में कोई नई उपलब्धि हासिल की है या कोई नया ज्ञान हासिल किया है, कुछ नया रिसर्च किया है, तो ऐसे व्यक्ति जो हैं वह भी अपना ज्ञान जो है, अपनी नई रिसर्च जो है, वो अलग अलग माध्यमों का प्रयोग कर पाठक तक या दूसरे लोगों तक जो कृषि व्यवसाय से जुड़े हुए हैं उन तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो इसे भी हम संवाद का एक रूप मानते हैं। ठीक है। और इसके साथ साथ दो देशों के बीच अगर कोई शिखर वार्ता होती है, कोई सम्मेलन होता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, जब हम कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब कोई शिखर होता है, कोई सम्मेलन होता है, वह भी संवाद का एक हिस्सा है। साहित्यिक एवं सांस्कृतिक कला विषयक संवाद, फिल्म नाटकों के संवाद, व्यक्तिगत स्तर के संवाद, यह सब संवाद जो हैं वह भी इसी कोटि में रखे जाते हैं। अब सामाजिक आदान प्रदान कैसे होता है इसमें, संवाद में? वास्तव में मानव जो है संप्रेषण का अन्य प्राणियों के संप्रेषण से भेद ही इस बात में है कि मानव ने स्वयं का समाज बनाकर सभ्यताओं और संस्कृतियों के निर्माण के साथ रहना सीखा है। ठीक है। इसलिए मानव ने भाषा का भी निर्माण किया, जिसे बाद में लिपि
को विकास के साथ लेखन के लिए प्रयोग करना भी संभव हुआ। अर्थात हम बात करते हैं ना मनुष्य के विकास की, कि मनुष्य जो है वह धीरे धीरे शब्द ही बोलना सीख गया, और जो उसने बोला फिर उसने उसको लिखकर लिप्यंकन में प्रयोग करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो ये कोई 1 या 2 वर्षों की बात नहीं होती बेटे। भाषा को बनने और भाषा को बढ़ने में वर्षों लग जाते हैं। ठीक है, भाषा को बनने में और भाषा को बढ़ने में वर्षों लग जाते हैं। ठीक है, और अब तो लेखन के माध्यम से मानव ने अपना सदियों से संचित ज्ञान भी सुरक्षित कर दिया है और उसमें लगातार बढ़ोतरी भी करता जा रहा है। मानव द्वारा अर्जित ज्ञान उसकी अपनी अल्पायु से कहीं दीर्घायु हो गया है, और मानव का अमरत्व वास्तव में उसके द्वारा अर्जित ज्ञान के माध्यम से अस्तित्व में आया है। अर्थात क्या है कि भाषा को जब मानव ने लिखना सीख लिया, मानव ने भाषा के लिखित रूप का प्रयोग सीख लिया, तो लिखित भाषा में जो साहित्य रचा गया, जो ग्रंथ रचे गए, वह केवल आज की पीढ़ी के लिए नहीं अपितु आने वाली कई पीढ़ियों को ज्ञान प्रदान करने वाले बन गए, ज्ञान प्रदान करने का साधन बन गए। ठीक है, मानव का अमरत्व वास्तव में उसके द्वारा अर्जित ज्ञान के माध्यम से अस्तित्व में आया है। यदि वेद व्यास महाभारत के रचयिता, विष्णु शर्मा पंचतंत्र के रचयिता तथा विश्व के अन्य अनेक महान लेखक आज भी मानव समाज की स्मृति में जीवित हैं, तो उनके इस संचित ज्ञान में ही उनके नाम का अमरत्व सुरक्षित हुआ है। ठीक है, मानव के इस संचित ज्ञान की शुरुआत तो सामान्य सामाजिक आदान प्रदान से ही हुई है। आज भी मानव जीवन का अधिकांश इस सामान्य सामाजिक आदान प्रदान में ही बीतता है। अर्थात जो मनुष्य है वो आज भी क्या करता है, अपना आदान प्रदान करता है। किस चीज़ का? अपने भावों का, अपने विचारों का, अपनी समझ का, अपने ज्ञान का। ठीक है, हम आदान प्रदान ही तो करते हैं। मान लो अब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो इसका अर्थ क्या है कि मेरे पास जो शिक्षा है, मेरे पास जो ज्ञान है, अब मैं उसे आगे आप लोगों तक पहुँचा रहा हूँ। आप लोग मुझसे यह ज्ञान प्राप्त करोगे, सीखोगे, समझोगे, और आने वाले समय में आप ही आगे आने वाली पीढ़ी को यह ज्ञान बांटोगे। तो ज्ञान की या बांटने की यह प्रक्रिया जो है वो निरंतर चलती रहती है ना, चलती रहती है ना। क्यों? क्योंकि आज हमने सीखा, कल हम किसी को सिखाएंगे, फिर जिसको हमने सिखाया वो आगे आने वाली पीढ़ी को सिखाएगा। तो ज्ञान की ये जो प्रक्रिया है यह बेटे निरंतर चलती रहती है, और इस प्रक्रिया में भाषा ही एक ऐसा साधन है जो हमको एक दूसरे से संप्रेषण करने में सहायी सिद्ध होता है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में बेटे इतना ही। आज की इस इकाई में हमने आंगिक भाषा के बारे में पढ़ा, और जो इस कोर्स कोड BHDLA 137 की इकाई चौथी है उसके बारे में भी हमने पढ़ लिया। ठीक है, तो नमस्कार, धन्यवाद, आदाब।